सो सिंपल स्टूडेंट्स, आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम है, राइट? एग्जाम है इंग्लिश का, तो इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना? इंग्लिश को प्रिपेयर कर लेते हो, तो इंग्लिश में क्या प्रिपेयर करना है भाई? इंग्लिश में हम लोग को जानना है कि क्या हम लोग का सिलेबस है, थोड़ा सा जान लेते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन सारे चैप्टर्स का, है ना? तो ये आप लोग का बुक कुछ ऐसा रहेगा, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जिसमें आपका सबसे पहले 3 पोएम्स में डिवाइडेड है एंड देन है 3 प्रोज, राइट? यानी कि 3 स्टोरीज, पोएम्स और स्टोरीज है 3-3, ठीक है? सबसे पहला है गीतांजलि 45 एंड देन है फीमेल ऑफ द स्पीशीज एंड देन है इन द कंट्री कॉटेज। ये तीनों पोएम्स रहेंगे। देन है अ डेज वेट बाय अर्नस्ट हेमिंगवे, फिर है द स्टोलन बैचलर्स एंड इंट्यूशन एंड जीनियस, ठीक है? तो ये जो आपका 6 चैप्टर्स है, ये है इंग्लिश का सिलेबस का पार्ट और हम आराम से इसको एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को, ठीक है? अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिए, स्पीड अपने हिसाब से स्लो या फास्ट कर लेना, राइट? ये एक वीडियो देख के आप पूरा सिलेबस पूरा इजीली क्लियर कर सकते हो, ठीक है? इजीली आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। आपको 4 घंटा, 5 घंटा का लंबा वीडियोस ये सब देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? जो भी है चैप्टर्स को शॉर्ट एंड क्रिस्प में समझाएँगे एंड आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, आप लोग फील फ्री कि आप लोग कमेंट्स करके क्वेश्चन कर लो, ठीक है? और वीडियो के साथ-साथ एक बात और बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग का टेलीग्राम दिया हुआ है एंड यूट्यूब चैनल है, ठीक है? किसी को भी किसी भी तरह का फर्दर डिटेल्स चाहिए क्लासेस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर कनेक्ट करके आप लोग पूछ सकते हैं एंड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको पा सकते हैं, ठीक है? तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ फर्दर टाइम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गीतांजलि 45 से, राइट? Gitanjali 45. Gitanjali 45 is a poem, right? Or let's say it's a song, right? इनको लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है? जो 1861 से 1941 तक हमारे साथ इस दुनिया में थे एंड उसके बाद वो यहाँ से चल बसे। रविन्द्रनाथ टैगोर इज अ वेरी रिस्पेक्टेड राइटर फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड आर्ट, ठीक है? उनका बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट आवर नेशनल एंथम एंड उसी के साथ साथ इनको फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, विच वाज इन 1913, ठीक है? 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था और वो भी मिला था गीतांजलि सीरीज के लिए। गीतांजलि इज अ सीरीज ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स व्हिच इज अ कलेक्शन और उसमें से 45 नंबर जो सॉन्ग है वो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, राइट? चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इजीली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है? यू नॉट हर्ड हिज साइलेंट स्टेप्स, he comes ever comes. Every moment, every age, every day, every night. He comes ever comes. Many a song have I sung in many a mood of my mind, but all their notes have always proclaimed, He comes ever comes. In the fragrant days of sunny April, through the forest path he comes ever comes. In the rainy gloom of July nights, on the thundering chariot of clouds, he comes ever comes. In sorrow after sorrow, it is his steps that press upon my heart, and it's the golden touch of his feet that makes my joy to shine. ये है आपका पोएम। इसको मैंने रीड कर दिया। भैया रीड कर दिया, अब क्या करें? भैया समझाएँगे भी। भैया रीड कर दिया तो भैया समझाएँगे भी, है ना? चलो, तो सबसे पहले पोएम का टोन क्या है? पोएम क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहा है? पोएम का टोन या पोएम का थीम है कनेक्शन टू गॉड, ठीक है? कनेक्शन टू गॉड। गॉड भगवान, अल्लाह, आप लोग जिसका नाम लेते हो, जिस नाम से जानते हो उनको, उन्हीं के साथ जो कनेक्शन है, वो एस्टैब्लिश किया जा रहा है इस पोएम के थ्रू, ठीक है? अब इस पोएम के थ्रू ये बताया जा रहा है बेसिकली कि भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं, राइट? हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। हम लोग को जब भी उनका ज़रूरत पड़ता है, वो हमारे लिए आते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारा मदद करने आते हैं, ठीक है? और किसी भी तरह का वेदर हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी हाल हो, वो हमारे लिए ज़रूर आते हैं, ठीक है? ओवरऑल पूरा पोएम में यही बताया गया। लाइन टू लाइन थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं, देन हो जाएगा आप लोगों का ये चैप्टर पूरे तरीके से क्लियर, राइट? चलिए। हैव यू नॉट हर्ड हिज साइलेंट स्टेप्स? क्या तुमने उनके साइलेंट स्टेप्स को नहीं सुना? साइलेंट स्टेप्स यानी कि पैरों की आवाज़ की बात हो रही है। क्या तुमने उनके पैरों की आवाज़ों को नहीं सुना? वो आते हैं और हमेशा आते रहते हैं। He comes ever comes. Every moment and every age, every day and every night. He comes ever comes. यानी हर घड़ी, हर उम्र, हर दिन और हर रात भगवान हमारे पास आते हैं, हमारे लिए आते हैं। समझ में आया? उसके बाद है many a song have I sung in many a mood of mine, but all their notes have always proclaimed, He comes ever comes.
यानी मैंने अपने मूड के हिसाब से बहुत ऐसे गाने गुनगुनाए हैं, पर सारे गानों के जो नोट्स हैं, नोट्स मतलब ट्यून की बात हो रही है, ठीक है? सुर की बात हो रही है या जो वहाँ पर म्यूज़िक नोट्स हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है? तो मैंने अलग-अलग तरह के मूड में अलग-अलग तरह के गाने गुनगुनाए हैं और उन सारे गानों में एक बात ज़रूर होती है कि वो ये कहते हैं कि कम्स कम्स एवर कम्स, यानी भगवान आएँगे, आते हैं और हमारे लिए आएँगे, ठीक है? In the fragrant days of sunny April, through the forest path he comes, comes ever comes, ठीक है? जब अप्रैल का फ्रेग्रेंट डेज होता है, अप्रैल मतलब गर्मी होती है, राइट? हम लोग को पता है गर्मी होती है, गर्मी में क्या होता है, फूल खिलते हैं, फल खिलते हैं, तो एक फ्रेग्रेंस रहता है एटमॉस्फेयर में एक अलग तरह का, राइट? तो उन फ्रेग्रेंस के जो माहौल होता है अप्रैल में, ठीक है? वैसे रातों में, ठीक है? नाइट बोला नहीं, डेज बोला है, ठीक है? डेज, फ्रेग्रेंट डेज, वैसे दिनों में वो जंगल के रास्ते के थ्रू, ठीक है? जंगल के द्वारा भी अगर आना पड़े, तो वो आते हैं और हमेशा आते हैं, ठीक है? In the rainy gloom of July nights, on the thundering chariot of clouds, he comes, comes, ever comes. यानी कि जुलाई नाइट्स मतलब जैसे कि जुलाई अभी रिसेंटली बीता, आप लोग को पता है कितना बारिश हो रहा था, राइट? तो रेनी ग्लूमी नाइट जो होता है, ठीक है? रेनी ग्लूम यानी कि बारिश की वजह से जो डार्क वेदर, डार्क एटमॉस्फेयर होता है, उसकी बात हो रही है। तो जब ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, उस टाइम पे भी भगवान आते हैं हमारे लिए। तो उस टाइम पे कैसे आते हैं? थंडरिंग कैरियट ऑफ क्लाउड्स पे, ठीक है? यानी जो बादल है, बादल जो गरजते हुए बादल हैं, उनकी सवारी करके वो आते हैं, ठीक है? कैरियट का मतलब यहाँ पर व्हीकल है, ठीक है? व्हीकल का मतलब सवारी होता है, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा, इफ नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। In sorrow after sorrow, it is his steps that press upon my heart, and it is the golden touch of his feet that makes my joy to shine. यानी कि जब मेरे ऊपर बहुत दुःख रहता है, मेरे ऊपर दुःखों का पहाड़ रहता है, दुःख के बाद नया दुःख आ रहा है। यानी सपोज़ करो कि तुमको तुम्हारे पार्टनर ने, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है, राइट? उसके बावजूद भी तुम्हारा दोस्त भी आजकल तुमसे बात नहीं कर रहा है, वो अपने नई पार्टनर के साथ घूम रहा है। तो दुःख मतलब पहले से बहुत दुःख था, उसमें और दुःख ऐड हो गया आप लोगों का, है ना? तो वैसे समय पे फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रहे भाई, कोई बुरा मत मानना, ठीक है? तो वैसे समय पे भी क्या होता है, दुःखों के बाद दुःख जितना भी आ जाए, उसके बावजूद भी, ठीक है? कि उनके पैरों के निशान होते हैं, पैरों के निशान नहीं, स्टेप्स हो रहे हैं, यानी उनके कदम होते हैं, जो मेरे दिल को छू करके जाते हैं, ठीक है? यानी कि इट इज़ स्टेप्स दैट प्रेस अपॉन माय हार्ट, ठीक है? और उनके ही पैरों के पैर होते हैं जो मेरे दिल को छू के जाते हैं और उनके पैरों के छूने से मेरा दिल खुशहाल हो जाता है, यानी मेक्स माय जॉय टू शाइन। समझ में आया? तो यही था आपका लाइन वाइज़, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ गीतांजलि 45, ठीक है? इससे ज़्यादा इस चैप्टर में समझाने लायक कुछ है नहीं, अगर कोई आपको इससे ज़्यादा कुछ बोल रहा है, समझना पड़ेगा, मैं 4 घंटा देना पड़ेगा, देन आई डोंट नो, ठीक है? तो यहाँ पर बस इतना ही समझाने का था। गीतांजलि 45 एक पोएम कलेक्शन, गीतांजलि उसका 45th नंबर पोएम या सॉन्ग है जो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिस कलेक्शन के लिए उनको 1933 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ही वाज़ द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर फ्रॉम इंडिया और नॉन यूरोप रीजन, ठीक है? और उन्होंने ये पोएम लिखा है जिसमें वो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश दिखा रहे हैं कि गॉड के साथ हमारा जो कनेक्शन होता है कि भगवान जो है वो हमारे अंदर ही है, हमारे साथ है, हमारे आस-पास है। हमें जब उनकी ज़रूरत पड़ती है, हम जब उनको पुकारते हैं, चाहे खुशी हो, गम हो, ठीक है? मौसम कैसा भी हो, भगवान वो सब नहीं देखते हैं। भगवान हमारे लिए, हमारे पुकारने पे हमारे पास आते हैं, ठीक है? गॉड आते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ ये चैप्टर का होता है एक्सप्लेनेशन खत्म। इसमें फर्दर कुछ समझाने को है नहीं। हालाँकि हम लोग का पीडीएफ आप लोग को पता है फ्री अवेलेबल है। नहीं पता है, हम बता रहे हैं। हमारे वेबसाइट में जाइए, नेक्स्ट एडू वाले वेबसाइट में, ठीक है? वहाँ पर ऊपर जाने के बाद आपको ये मिलेगा बुक सेक्शन, फ्री बुक सेक्शन में ये वाला पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये पीडीएफ भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जो समरी यहाँ पर आप लोग को समराइज़ करके दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स दिया है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करके समझा देते हैं। एंड डन। साइलेंट स्टेप्स, अननोटिसेबल अराइवल ऑफ द डिवाइन या फिर गॉड। ही कम्स कम्स एवर कम्स, यानी कि रिपिटेशन एम्फसाइज कर रहा है कि गॉड आते रहते हैं, ठीक है? एवरी मोमेंट एंड एवरी एज, यानी कि टाइमलेस एंड इटर्नल, ठीक है? फ्रेग्रेंट डेज ऑफ सनी अप्रैल, यानी कि हैप्पी एंड ब्लूमिंग टाइम्स, खुशहाल दिन की बात कर रहा है। रेनी ग्लूम ऑफ नाइट्स, ये एक मेटाफोर दिया जा रहा है, एक सपोज करो सैड या दुख भरा दिन के लिए, ठीक है? बट डार्कर और टफर फेजेस की बात हो रही है। थंडरिंग कैरियट ऑफ क्लाउड्स, यानी कि डिवाइन पावर को बोला जा रहा है कि वो जैसे कि सपोज करो क्लाउड्स के थ्रू भगवान आते हैं, ठीक है? और हिंदू माइथोलॉजी में जैसे हम लोग इंद्रदेव को बोलते हैं कि बादल की सवारी करते हैं एंड ऑल, ठीक है?
मतलब करते तो ऐरावत की सवारी है, लेकिन जो भी, ठीक है। सॉरो आफ्टर सॉरो यानी कि कंटीन्यूअस सैडनेस, ठीक है। गोल्डन टच ऑफ हिज फीट मतलब गॉड के फीट के टच से, यानी गॉड के साथ रह के, गॉड के प्रेजेंस से आप खुशहाल हो जाते हो, ठीक है। मेन थॉट और सेंट्रल आइडिया या फिर सेंट्रल थॉट और मेन आइडिया, ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो आप लोग बुक्स जाओ, बुक्स हमारे वेबसाइट से निकालो, ऑनलाइन में बुक्स मिल जाएगा आप लोग को, वहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर दो इफ आपको लगता है कि आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। बट आई डोंट थिंक जितना मैंने समझाया आप लोग को इसमें कोई भी फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट, ठीक है? नेक्स्ट जो हम एक्सप्लेन करेंगे लाइन वाइज़ ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल ऑफ द स्पीशीज़ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? बाय गौरी देशपांडे। तो फीमेल ऑफ द स्पीशीज बाय गौरी देशपांडे। गौरी देशपांडे कौन है? गौरी देशपांडे एक फेमस ऑथर थी या राइटर बोल सकते हैं आप, ठीक है? जो लिखती थी हिंदी और मराठी में बहुत सारा ऐसा लिटरेरी वर्क्स, और बहुत सारा ऐसा लिटरेरी वर्क्स जिसको इंग्लिश में, हिंदी बोला मैंने, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ठीक है? और बहुत सारा ऐसे लिटरेरी वर्क्स है जिनको मराठी ट्रांसलेशन करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है हमारे लिटरेचर में, राइट? तो फीमेल ऑफ द स्पीशीज़ स्टार्ट करते हैं। फीमेल ऑफ द स्पीशीज़ क्या है? फीमेल ऑफ द स्पीशीज़ मतलब हमारे स्पीशीज़ की फीमेल्स की बात हो रही है, ठीक है? हमारे स्पीशीज़ की फीमेल्स, उनके मन में क्या चलता है, उस बारे में थोड़ा-सा इसमें पोएम में डिस्कशन किया जाएगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं पोएम, ठीक है? एक बार रीड करते हैं, देन आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? अच्छा, बाय द वे इसका कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है? ये एक फ्री स्टाइल राइटिंग है, यानी आराम से एक बार में लिखा हुआ है, एंड इट इज़ अ पोएम, ठीक है? बट इसका कोई भी पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम एंड ऑल ये सब चीज़ नहीं, ठीक है? समटाइम्स यू वांट टू टॉक अबाउट, क्या बोला जा रहा है? समटाइम्स, कभी-कभी तुम बात करना चाहते हो, ठीक है? लव एंड डिस्पेयर एंड द अनग्रेटफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है? लव, डिस्पेयर और अनग्रेटफुल चिल्ड्रंस के बारे में, जो बच्चे हमारे को मतलब कृतज्ञता नहीं देते हैं, ठीक है? मतलब उनको लगता है कि मम्मी-पापा अच्छे नहीं हैं, ठीक है? मम्मी-पापा मुझे परेशान कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ नॉर्मली होता है सबके लाइफ में, हर कोई इस फेज़ से जाता है, ठीक है? तो इस बारे में बात करना चाहती हैं फीमेल्स, ठीक है? अ मैन इज़ ऑफ नो यूज़ व्हाटएवर देन, ठीक है? यानी कि एक आदमी उस समय किसी काम का नहीं होता, ठीक है? किसी काम का नहीं होता का क्या मतलब है? मतलब जब आप वुमेन्स क्या है, ये सब विषय में बात करना चाहती है तो वो एक आदमी से ये सब नहीं डिस्कस कर सकती। क्यों? क्योंकि एक दूसरी फीमेल, दूसरी वुमेन ही ये सारी चीज़ों को समझ सकती हैं, ठीक है? और इसका और एक रीज़न है, सिंपल सा चीज़ है कि देखो वुमेन इमोशंस में ज़्यादा बात करती हैं, ठीक है? इमोशंस से ज़्यादा बात करती हैं, हर चीज़ों से इमोशनली कनेक्ट होती हैं और समझती ज़्यादा हैं इमोशंस को। और मेल जो रहते हैं हमारे स्पीशीज़ के, यानी ह्यूमन्स की बात हो रही है, मेल्स ज़्यादा इमोशंस नहीं समझ पाते हैं, इमोशनली उतना अवेलेबल या रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है? हो सकता है वो कोशिश करे भी तो उतना इमोशनल कनेक्ट नहीं एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जितना एक फीमेल कर सकती है, ठीक है? तो वही बोला जा रहा है कि अ मैन इज़ ऑफ नो यूज़ व्हाटएवर देन, ठीक है? यू वांट देन, उस समय आपको कौन चाहिए होता है? योर मदर और सिस्टर और द गर्ल विथ व्हूम यू वेंट थ्रू स्कूल, ठीक है? यानी कि योर मदर, उस समय आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? अपनी माता की, ठीक है? मम्मी की, ओके? मम्मी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? एंड योर सिस्टर या फिर अपनी बहन की। देखो एक फीमेल अपनी मम्मी और बहन से सबसे ज़्यादा कनेक्ट रहती है, ज़्यादा क्लोज़ होती है, ठीक है? उसी की बात हो रही है। और द गर्ल विथ व्हूम यू वेंट टू स्कूल, यानी कि स्कूल टाइम में जो आपकी बेस्ट फ्रेंड रही, उनकी बात हो रही है कि आप जिस फ्रेंड के साथ हमेशा स्कूल जाती थी, उसकी बात हो रही है। एंड योर फर्स्ट लव, ठीक है? यहाँ पर फर्स्ट लव का 2 डिनोशन हो सकता है, पहला लव इंटरेस्ट हो सकता है, दूसरा मदर की ही बात हो रही है, ठीक है? हम दोनों स्कोप ओपन रखेंगे, मेरे को इससे कोई लेना-देना नहीं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लेकिन नॉर्मली हम लोग मदर मान के चलते हैं, ठीक है? मदर को ही फर्स्ट लव बोला जा रहा है। एंड हर फर्स्ट चाइल्ड, अ गर्ल, ठीक है? या फिर अपनी पहली बच्ची, ठीक है? जो एक खुद लड़की होती है, ठीक है? एंड योर सेकंड, ठीक है? सेकंड भी गर्ल की ही बात हो रही है, ठीक है? कि अपनी ही बच्चियों के साथ यानी बेटियों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वुमेन का स्कोप बताया है कि जब उनको इमोशनल कुछ शेयर करना होता है, कुछ प्रॉब्लम्स बताने होते हैं, लव एंड डिस्पेयर की बात करनी होती है, तो वो अपनी माता, बहनें, बेटियों या पुराने दोस्तों से बात करना प्रेफ़र करती हैं, ठीक है? You sit with them and talk. She sews and you sit and sip, ठीक है? आप उनके साथ बैठ के बातें करते हो। वो सिलाई करती है, सीव्स मतलब सिलाई, ठीक है? एंड यू सिट, आप बैठते हो और सिप, सिप मतलब चाय की चुस्की लेते हो, ठीक है?
और बातें करते हो किसकी, एंड स्पीक ऑफ व्हाट, किस चीज का, एंड स्पीक ऑफ द रेट ऑफ राइस, ठीक है, चावल के दामों के बारे में, ठीक है, प्राइस ऑफ टी, ठीक है, चाय पत्ती या चाय के दाम के बारे में, स्कार्सिटी ऑफ चीज की पनीर की कमी हो गई है मार्केट में, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये 3 चीज बोल करके क्या बताया जा रहा है कि यही लिटरल यही बात करती हैं औरतें? नहीं, वो डिस्कस करती हैं कि मार्केट में क्या हाल है, उनके घर में क्या हाल है, घर में क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, कहाँ कितना खर्चा हो रहा है, मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की लोग बात करती हैं, ठीक है, फीमेल लोग, ठीक है? जब वो लोग एक-दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करती है, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, ठीक है? एंड उसके बाद उन्हें एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन या सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ रिलीफ मिलता है जब वो लोग ये सब चीज़ डिस्कस कर लेती हैं और तब उन्हें समझ में आता है, तब उन्हें ये चीज़ फ़ील होता है कि हाँ, उन्होंने लव एंड डिस्पेयर और अनग्रेटफुल चिल्ड्रंस के बारे में बात कर ली है। ठीक है? समझ में आया? तो आई होप ये पोएम आप लोग को समझा पाए होंगे, लाइन वाइज़ यही एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है? ये पोएम बेसिकली ये बताता है कि वुमन को जब इमोशनल कनेक्ट चाहिए होता है, तो वो किसके पास जाती हैं? अपनी माता, बहनें या बच्चियों के पास यानी बेटियों के पास जाती हैं या कोई पुरानी फ्रेंड के पास जाती हैं, ताकि उन लोग अपना जो इमोशंस है, उसको रिलीव कर सकें, उनको डिस्कस कर सकें, ठीक है? और जो रेगुलर डे टू डे लाइफ़ में बातचीत चल रही है, वो भी इन लोग डिस्कस कर सकें। समझ में आया? यही बताया जा रहा है। और जब उन लोग एक-दूसरे से इस तरह से बात कर लेती हैं, नॉर्मल एवरीडे लाइफ़ का डिस्कशन कर लेती हैं, तो उन्हें सेंस ऑफ रिलीफ़ मिलता है कि हाँ, उन्होंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। ठीक है? यानी कि एक सेंस ऑफ रिलीफ़ कि हाँ, मेरे अंदर जो चीज़ चल रहा है, वो मैंने किसी को बताया। ठीक है? इसी के साथ ये पोएम यहाँ पर एंड हो जाती है। ठीक है? आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है? पोएम में और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, जो है इतना ही था, ठीक है? यहाँ पर इंट्रोडक्शन और अबाउट द पोएम ये सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल्ड समरी भी दी हुई है, ठीक है? यहाँ पर पोएम एक्सप्रेस कर रहा है कि जब लव, डिस्पेयर और अनग्रेटफुलनेस के बारे में डिस्कस करना होता है, तो उस टाइम पे औरतों के लिए उनका हस्बैंड, आदमी या करीबी कोई और भी आदमी किसी काम का नहीं होता, उन्हें माता, बहनें या बच्चियों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? यानी कि बेसिकली अदर फीमेल, ठीक है? ठीक है? अदर वुमेन की ज़रूरत पड़ती है, जो उनको इमोशनल लेवल पे उसी तरह से समझ पाएँ, ठीक है? यही बात हो रहा है ना? एंड इसी के साथ यहाँ पर स्टैन्ज़ा वाइज़ या लाइन वाइज़ एक्सप्लेनेशन दिया है, जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, अगर आप लोग को लग रहा है कि अभी भी एक बार रीड करना चाहिए, तो आप लोग कर सकते हो, दैट इज़ ऑन यू, ठीक है? यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइन्स को एक्सप्लेन किया गया है हमारे नोट्स में। नोट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वेबसाइट में नोट्स अवेलेबल है, प्लीज़ जा करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिए, ठीक है? तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर को हम लोग करते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे इन द कंट्री कॉटेज, ठीक है? तो स्टॉप करते हैं हम यहाँ पर एंड चल स्टार्ट करते हैं कंट्री कॉटेज, ठीक है? पुराना वाला हो गया आपका रीड। अच्छा, बिफोर एंडिंग तो आप लोग को ये चीज़ बताएँगे कि मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को चैप्टर्स जो है बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, राइट? जो भी आप लोगों का चैप्टर्स है, उसको अच्छे तरीके से मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है ना? तो लाइन बाय लाइन पोएम समझाया है, समराइज़ एंड एक्सप्लेनेशन दिया है डिटेल्स में पूरे स्टोरीज़ का, ठीक है? तो आप लोगों को सारा चीज़ समझ आ गया होगा, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो एमसीक्यू का क्या? तो भैया अगर आप लोग को चैप्टर समझ में आया है, तो आप लोग इज़िली एमसीक्यू कर सकते हो। बट हमने किया है ये कि हमने वेबसाइट हमारा नेक्स्ट एडू का जो वेबसाइट है, नेक्स्ट एडू का जो वेबसाइट है हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है नेक्स्ट एडू ऑर्ग, ठीक है? तो यहाँ पर आप वेबसाइट खोलिए, वेबसाइट खोल करके वहाँ पर आप लोग को अलग-अलग आपका इंग्लिश का एमसीक्यू का चैप्टर्स के हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक छोटा क्विज़ टाइप का मिल जाएगा। यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको नहीं करना है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करो, ठीक है? यहाँ पर आप लोग मस्त जाओ, मस्त जा करके वहाँ पर वेबसाइट खोलो, वेबसाइट खोल करके जो भी सेक्शन है आपका, ये आपका सपोज़ करो इंग्लिश एमसीक्यू के लिए जो हम लोग क्विज़ बनाए हैं, तो इन द सॉल्व करके कंट्री आप लोग अपना कॉटेज, नॉलेज टेस्ट कर ठीक है? सकते हो एंड इन द लास्ट में कंट्री आपका जो कॉटेज सही एक आंसर जो भी होगा पोएम है, चल जाएगा, ठीक कौन सा है? सही है, और कौन सा ये गलत है, पोएम ठीक ओवरऑल है? रिवॉल्व तो इस तरह करता से आप है लोग अपना एक प्रैक्टिस कर सकते हो एंड कॉटेज के आई अंदर, विश यू ठीक है? ऑल एक वेरी जो बेस्ट फॉर स्टोरी योर है, एग्ज़ाम, ओवरनाइट एक ठीक है? स्टोरी थैंक यू होती है, सो एक मच फॉर छोटा-सा वाचिंग। स्टोरी है उसके जय राउंड में, हिंद। ठीक है? ये पोएम उसके बारे में बताता है एंड उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है पोएम, है ना? The night the lizard came, our indolence was great. We went to bed before our eyes were heavy, limbs prepared to stretch or love. Immobile, tense, and grey, he taught us patience as he waited for the dark. From time to time, we could not help but glance at him,
and learn again that he was more alive than us. In silent energy, though his aim was only the death of cockroaches, when we awoke the next morning, we found as we expected that the job was done, clean and complete, and the stout lizard gone. यही छोटा सा एक पोएम है, ठीक है? छोटा सा पोएम का क्या बोलने का मतलब है, देखो कंट्री कॉटेज का मतलब, कंट्री का मतलब होता है गाँव, ठीक है? छोटा सा हम लोग का जो पुराना ओल्ड टाउन जिसको हम लोग बोलते हैं, उस कंट्री की बात हो रही है, ठीक है? और कॉटेज मतलब एक कॉटेज मतलब हट, झोपड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है, ठीक है? तो टेक्स्ट क्या बोल रहा है पोएम का? पोएम का टेक्स्ट बोलता है कि एक रात की बात है, एक रात की समय है, ठीक है? उस समय एक लिज़र्ड कॉटेज में आता है, ठीक है? द नाइट द लिज़र्ड केम आवर इंडोलेंस वाज़ ग्रेट। तो उस टाइम पे क्या है, हम लोग आलस में थे, ठीक है? इंडोलेंस में मतलब होता है आलस, लेज़ीनेस, ठीक है? इसकी बात हो रही है, वाज़ ग्रेट, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा आलस में थे, मतलब थके हुए थे, टायर्ड थे। वी वेंट टू बेड बिफोर आवर आइज़ वर हेवी, ठीक है? आँख एकदम मतलब भारी हो रहा था, हम लोग को नींद आ रहा था और हम लोग बिस्तर में लेट गए थे। लिम्स प्रिपेयर्ड टू स्ट्रेच और लव, ठीक है? जो हमारा लिम्स है, लिम्स मतलब हाथ और पाँव की बात हो रही है, बेसिकली बॉडी जो है उसकी बात हो रही है कि हमारा बॉडी या तो अब स्ट्रेच करना चाहता है यानी अंगड़ाई लेकर के आराम करना चाहता है, या लव यानी कि यहाँ पर मेक लव या इंटीमेसी की बात हो रही है, ठीक है? तो उसके बाद माने कि उन लोग थके हुए थे और उन लोग सोने जा रहे थे, उस समय पे बहुत ज़्यादा आलस था जब उन लोग को, तब वो लिज़र्ड कॉटेज में आता है, ठीक है? इमोबाइल, टेंस एंड ग्रे, ही टॉट अस पेशेंस एज़ ही वेटेड फॉर द डार्क, ठीक है? इमोबाइल का मतलब नहीं हिलना-डुलना, ठीक है? एक जगह स्टेबल रहना, ठीक है? टेंस एंड ग्रे, टेंस मतलब माहौल की बात हो रही है, टेंस एंड ग्रे मतलब डार्क एटमॉस्फेयर था, कॉटेज में लाइट-वाइट बंद है, सोने जा रहे हैं लोग, ठीक है? ही टॉट अस पेशेंस एज़ ही वेटेड फॉर द डार्क, ठीक है? और वो लिज़र्ड को देख के हम लोग ये सीखे कि पेशेंस कैसे रखा जाता है। वो पूरा तरीक़ा से अंधेरा होने का इंतज़ार कर रहा था अपनी जगह में, ठीक है? कि पूरे तरीक़े से अंधेरा हो, ठीक है? From time to time we could not help but glance at him and learn again that he was more alive than us। मतलब टाइम टू टाइम जो यहाँ पर राइटर हैं, जो ऑथर हैं, बोल रहे हैं कि टाइम टू टाइम वो बार-बार उनका नज़र, ग्लांस मतलब झलकी लेना, ठीक है? तो वो उनका नज़र ऑटोमैटिकली लिज़र्ड पे बार-बार चला जा रहा था, ठीक है? वो रोक नहीं पा रहे थे खुद को उसको देखने से, है ना? और ये याद दिला रहा था, वो लिज़र्ड को देख के हम लोग ये सीख रहे थे, या लिज़र्ड उनको ये याद दिला रहा था कि वो कहीं न कहीं इस रात के अंधेरे में, शांत माहौल में सबसे ज़्यादा अलाइव और एक्टिव है। बोलने का मतलब ये है कि रात के टाइम पे सब आराम फरमाते हैं, एकदम मस्त सो जाते हैं, ठीक है? वो लिज़र्ड जो उस कॉटेज में, जहाँ पर ऑलरेडी जो हमारे ऑथर हैं, वो पूरी नींद की तरह से हैं, मतलब नींद में हैं, थके हुए हैं, ठीक है? उस टेंस माहौल में भी लिज़र्ड हिल नहीं रहा है, इम्मोबाइल है, ठीक है? हिल नहीं रहा है, लेकिन वो अभी भी सबसे ज़्यादा एक्टिव है उस कॉटेज के अंदर या उस माहौल में, ठीक है? एकदम अलाइव, एक्टिव, एकदम स्टेडी एंड रेडी। समझ में आया? इन साइलेंट एनर्जी, दो हिज एम वाज़ ओनली द डेथ ऑफ कॉकरोचेस, ठीक है? उसका एम क्या था? उस लिज़र्ड का एम यही है कि वो कॉकरोचेस को मारेगा, मार के खा जाएगा, ठीक है? व्हेन वी अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो सो के उठते हैं, राइटर उनके जो भी पार्टनर है उनके साथ, ठीक है? वी फाउंड एज़ वी एक्सपेक्टेड, ठीक है? वो जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्होंने वही देखा। द जॉब वाज़ डन, जॉब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कॉकरोचेस को मारने की बात हो रही है। लिज़र्ड ने कॉकरोचेस को मार दिया। क्लीन एंड कंप्लीट, वहाँ कोई कॉकरोचेस नहीं है, ठीक है? पूरा एकदम कंप्लीट, एक भी कॉकरोचेस वहाँ पर नहीं छूटा है। द स्टाउट लिज़र्ड गॉन, ठीक है? और जो स्टाउट लिज़र्ड है वो अपना काम कंप्लीट करके जा चुका है। स्टाउट का मतलब यहाँ पर, ठीक है, थिक या फैट, ठीक है? थिक या फैट की बात हो रही है। समझ में आया? तो ओवरऑल यही लाइन टू लाइन मीनिंग रहेगा इस पोएम का। पोएम ओवरऑल क्या समझा रहा है कि रात के अंधेरे में जब पोएम और उसके पार्टनर्स आराम करने जा रहे हैं, पूरे तरीके से थके हुए हैं, उस बीच एक लिज़र्ड उनके कॉटेज में आता है, जो एकदम स्टेडी है, स्टेबल है, इम्मोबाइल है, उस डार्क एटमॉस्फेयर को और अंधेरा होने का, पूरे तरीके से रात होने का इंतज़ार कर रहा है, ताकि जो कॉकरोचेस आएँगे उनको वो मार के खा पाएगा। तो देख के पोएट ये सीखते हैं, ऑथर ये सीखते हैं कि इतना इतना डार्क एटमॉस्फेयर में भी कोई हमसे ज़्यादा अलाइव है, कोई हमसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है? और जब अगली सुबह वो लोग सो के उठते हैं बाय एनी चांस, मतलब जब उन लोग देखते हैं कि लिज़र्ड को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोग देखते हैं कि नहीं, वहाँ पर लिज़र्ड है नहीं, वो जा चुका है और उसने सारे कॉकरोचेस को भी मार के क्लीन कर दिया जगह को, है ना? तो ये पोएम ऑलरेडी हम लोग को और क्या बताना चाह रहा है? ऑलरेडी ये हम लोग को ये बताना चाह रहा है कि जो नेचर है, नेचर में छोटी-छोटी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है? हम लोग के लिए उस लिज़र्ड का हो सकता है कोई माने मतलब ना उसका लाइफ़ मैटर नहीं करता हो, लेकिन नेचर में उसका लाइफ़ बहुत मैटर करता है।
कहीं न कहीं वो कॉकरोचेस को मार के उस जगह को साफ और सेफ भी रखने का कोशिश किया, राइट? एंड उसी के साथ-साथ मतलब ये बताया जा रहा है कि नेचर अपने हिसाब से चलता है। जब सब कुछ साइलेंट है, हम लोग को लग रहा है कि कोई काम नहीं कर रहा, तब भी कोई न कोई जाग रहा होता है, कोई न कोई काम कर रहा होता है। ये सब चीज़ को दिखाया जा रहा है, ठीक है? और उस लिज़र्ड को देख के हमें क्या सीखने को मिलता है? उस लिज़र्ड को देख के हमें पेशेंस सीखने को मिलता है कि हमें सब्र रखना चाहिए, सही समय का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद जो हम लोग मौका ढूँढ रहे थे, उसको पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए, ठीक है? तो यही था ओवरऑल एक्सप्लेनेशन इस पोएम का, ठीक है? इन द कंट्री कॉटेज। तो आई होप हम आप लोग को ये वाला चीज़ अच्छे से समझा पाए होंगे, है ना? इसी के साथ यहाँ पे देखो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समरी दिया है, इफ किसी को लगे कि पढ़ने का ज़रूरत है तो प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है? स्टैंज़ा वाइज़ यानी लाइन वाइज़ भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर भी अगर किसी को लगे कि यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है, एक बार पढ़ने का ज़रूरत है, तो प्लीज़ पढ़ लेना। हमारा बुक्स कहाँ मिल जाएगा आप लोगों को पता है, हमारा बुक्स हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, वेबसाइट कहाँ दिया हुआ है, ठीक है? हमारा नेक्स्ट एडू का जो क्लासेस है, ठीक है? नेक्स्ट एडू क्लासेस करके गूगल में सर्च करो, सबसे पहले आ जाएगा। ऊपर में वहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करो, उसके ऊपर में फ्री बुक्स का ऑप्शन मिलेगा। अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, सारे सब्जेक्ट्स की फ्री बुक ऑनलाइन में हमने फ्री में अवेलेबल करके रखी है सभी के लिए। तो जिसको भी जो भी नोट्स वगैरह चाहिए वहाँ से प्लीज़ आप लोग रिसीव कर सकते हो, ठीक है? तो यही था ओवरऑल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। इसी के साथ ये वाला चैप्टर आप लोग का होता है कंप्लीट, ठीक है? सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, बिफोर एंडिंग तो आप लोग को ये चीज़ बताएँगे कि मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को चैप्टर्स जो है बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, राइट? जो भी आप लोग का चैप्टर्स है, उसको अच्छे तरीके से मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है ना? तो लाइन बाय लाइन पोएम समझाया है, समराइज़ एंड एक्सप्लेनेशन दिया डिटेल्स में पूरे स्टोरीज़ का, ठीक है? तो आप लोगों को सारा चीज़ समझ आ गया होगा, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो एमसीक्यू का क्या? तो भैया अगर आप लोग को चैप्टर समझ में आया है तो आप लोग इज़िली एमसीक्यू कर सकते हो। बट हमने किया है ये कि हमने वेबसाइट हमारा नेक्स्ट एडू का जो वेबसाइट है, नेक्स्ट एडू का जो वेबसाइट है हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ डॉट यहाँ पर आपको दिख रहा है नेक्स्ट एडू ऑर्ग, ठीक है? तो यहाँ पर आप वेबसाइट खोलिए, वेबसाइट खोल करके वहाँ पर आप लोग को अलग-अलग आपका इंग्लिश का एमसीक्यू का चैप्टर्स के हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक छोटा क्विज़ टाइप का मिल जाएगा। यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको नहीं करना है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करो, ठीक है? यहाँ पर आप लोग मस्त जाओ, मस्त जा करके वहाँ पर वेबसाइट खोलो, वेबसाइट खोल करके जो भी सेक्शन है आपका, ये आपका सपोज़ करो इंग्लिश का इंग्लिश एमसीक्यू के लिए जो हम लोग क्विज़ बनाए हैं, तो सॉल्व करके आप लोग अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हो एंड लास्ट में आप लोग को सही आंसर्स भी पता लग चल जाएगा, कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। ठीक है? तो इस तरह से आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर फॉर वाचिंग। स्टूडेंट जय अ हिंद। डेज़ वेट बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ठीक है? अ डेज़ वेट बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अ डेज़ वेट चैप्टर का नाम है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे इनके राइटर का नाम है। ये स्टोरी है 2 कैरेक्टर्स के बारे में, बेसिकली एक बच्चे के बारे में, ठीक है? जिसका नाम है क्या? शैट्स, SCHATZ, ठीक है? शैट्स, शैट्स नाम है इसका, इसको प्रोनाउंस करेंगे शैट्स, ठीक है? इस हिसाब से इसको प्रोनाउंस करना। शैट्स के बारे में है, ये एक 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड रहता है, जो एक रैंडम मॉर्निंग सुबह सो कर के उठता है। तो इसके पापा जब इससे उठते हैं, तो वो उठ करके देखते हैं कि ये अचानक से पहले से सो के उठ गया, मतलब उठ गया पहले से सो के उठा हुआ, मतलब उसके पापा से पहले वो उठ करके बैठा है। तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या हुआ, ये पहले से क्यों उठ करके बैठा है, ठीक है? अब उसके बाद वो जाते हैं, उसको जा कर के चेक करते हैं, "क्या हुआ बेटा तुम उठ गए हो?" बोला, "कुछ नहीं।" उसके पापा उसको चेक करते हैं, मतलब टच-वच करके देखते हैं कि तबीयत-वबीयत तो खराब नहीं है, तो पता चलता है कि हाँ, उसका बदन गर्म है, तो ठंड लगा हुआ है, उसको बुखार है, ठीक है? तो उसके पापा उसको एडवाइस करते हैं कि जा कर के तुम रेस्ट-वेस्ट करो, डॉक्टर-वॉक्टर को बुलाएँगे ऐसा करके। तो वो जा कर के रेस्ट करने लग जाता है, अपने रूम में उसको भेज देते हैं, बेड पे लेट जाता है, ठीक है? फिर उसके पापा उसको मेडिसिन वगैरह अच्छा मेडिसिन नहीं, पहले डॉक्टर को बुलवाते हैं, ठीक है? डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आके उसको चेक-वेक करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, उसको बुखार है 102 डिग्री, ठीक है? उसको 102 डिग्री का बुखार रहता है, ठीक है? तो नॉर्मल बात है बुखार होना, नॉर्मल बुखार में 102 डिग्री चला ही जाता है सबको, ठीक है? तो वो पड़ा हुआ है। अब बच्चा क्या है धीरे-धीरे बहुत डरा हुआ लगता है, ठीक है? उसके पापा उसके संग सारा दिन रहते हैं, उसको अलग-अलग कहानी सुनाते हैं, कहानी सुना के उसको मतलब उसके साथ बैठे हैं, स्टोरी बुक्स रीड कर रहे हैं, उसके साथ बैठ के बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा धीरे-धीरे और टेंस्ड होता जा रहा है, ठीक है? कि बात नहीं कर रहा है और बात-बात पे अपने पापा को बोलता है कि पापा आप चले जाइए ना, ठीक है? आप यहाँ से चले जाइए, आप रूम से चले जाइए, ठीक है? आप यहाँ मत रहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि बच्चा को क्या है मतलब वो नहीं चाह रहा है कि उसके पापा को भी बुखार हो जाए, ठीक है? वो नहीं चाह रहा है कि उससे उसके पापा को बुखार लगे या बीमारी लगे। तो ऐसे ही करते रहता है, फिर उसके पापा उसको मेडिसिन वगैरह भी देते हैं, फिर भी उसके साथ बैठे रहते हैं, बैठे-बैठे, बैठे-बैठे।
बच्चा धीरे-धीरे ना एक जगह मतलब बेड है ऐसे सपोज़ करो तो वो अपने पैरों की तरफ स्टेयर कर रहा है, ठीक है? कुछ रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं कर रहा है, सीधे देखे जा रहा है, ठीक है? तो वो अपने पापा को फिर बोलता है कि पापा आप ना चले जाइए, आप बाहर जाइए मेरे को अकेला छोड़ दीजिए, रूम से चले जाइए। उसके पापा भी सोचते हैं कि क्या ठीक है छोड़ो उसको अकेला छोड़ देते हैं, सुबह से हम भी बैठे हो बाहर से घूम के आते हैं। तो उसके पापा निकल जाते हैं, लेकिन उसके पापा को ये नहीं पता है कि वो क्यों बोल रहा। अब जो बच्चा है, उसको लग रहा है कि 102 डिग्री बुखार बहुत ही डेडली बुखार है मतलब उसको मतलब वो पास अवे हो जाएगा, ठीक है? तो डेथ हो जाएगी उसकी, ठीक है? तो उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे, तो इसलिए वो अपने पापा को वो नहीं चाहता है कि उसका डेथ हो और उसके पापा उसके साथ रह कर के ये देखें, ठीक है? इसलिए वो बाहर भेज दिया। उसको ऐसा फ़ील होता है कि उसकी डेथ होने वाली है 102 डिग्री बुखार में, ठीक है? वेरी गुड। अब 102 डिग्री बुखार है, उसके पापा उसको दवाई-ववाई दे दिए, उसको समझ नहीं आया, बोले ठीक है चलो बाहर जाते हैं। उसके पापा बाहर गए हंटिंग के लिए जाते हैं, कोयल हंट करने, कोयल एक तरह का बर्ड होता है, ठीक है? तो कोयल हंटिंग के लिए जाते हैं। तो वो जब वहाँ से आते हैं वापस तो देखते हैं कि बच्चा रूम बंद कर लिया, अंदर किसी को जाने नहीं दे रहा, ठीक है? बहुत कोशिश करते हैं कि भाई अंदर जाए, बात करे, उससे बात करने की कोशिश करे, वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है? लास्ट में बहुत मुश्किल से उसके पापा अंदर जाते हैं, ठीक है? रूम में गए उससे बोले क्या बात है, क्या हुआ, नहीं हुआ? ये तो उस टाइम भी कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है? वो पापा से उसके पापा टेम्परेचर लेते हैं, तो उस टाइम भी 102 कुछ आस-पास आता है। तो अपने पापा को बोलता है कि बताइए कितना बुखार है मेरे को? उसके पापा बोलते हैं 102 पॉइंट समथिंग 4 आई गेस 102.4 ठीक है? तो बोलता है कि हाँ, ये तो डॉक्टर भी बोले थे कि 102 बुखार है, ठीक है? आप चले जाइए। तो उसके पापा बोलते हैं क्यों जाने बोल रहा है रोज़? तो कुछ देर में रहते-रहते बोलता है कि हम नहीं चाहते कि ठीक है, आप मेरे को ऐसे यहाँ पर देखें, ठीक है? आपको बुरा लगेगा। उसके पापा सोचते हैं क्यों बुरा लगेगा? तो बोलता है कि हाँ, मेरे को तो बहुत डेडली बुखार है ना, मैं तो मर जाऊँगा। तो उसके पापा सोचते हैं कि अरे! ये कौन-सा बात है कि इतना डेडली क्या बुखार है तुमको? नॉर्मल बुखार है 102। तो बोलता है कि नहीं, मैं तो फ्रांस में जब स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ बताया गया था कि 44 डिग्री बुखार होने के बाद बहुत डेडली हो जाता है, उसके बाद आदमी मर जाता है। मुझे तो 102 बुखार है, ठीक है? पापा भी बोलते हैं, "अरे! ये क्या हुआ?" यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट है, एक फन फैक्टर है कि वो बच्चा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्फ्यूज़्ड हो जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 102 मतलब नॉर्मल सा बुखार है, ठीक है? बच्चा सोचता है कि 44 डिग्री भी मतलब जो है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की बात हो रही है, उसको नहीं समझ में आता है सेल्सियस, ठीक है? 44 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या ह्यूमन बॉडी और उस बुखार को या उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है? इसलिए 44 डिग्री उसको पढ़ाया गया या बताया गया, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि हाँ 44 डिग्री और 102 डिग्री ये आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का डिफ़रेंस है, ठीक है? उसको लगता है कि उसको 44 से बहुत ज़्यादा 44 का डबल, ट्रिपल के आस-पास है कहीं पे, 2.5x टाइम बुखार है। उसको लगता है कि वो एक्सपायर कर जाएगा, वो मर जाएगा। फिर उसके पापा उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्फ्यूज़्ड हो। जैसे कि किलोमीटर और माइल्स दोनों क्या है? यूनिट मेज़रमेंट है डिस्टेंस का, तो उसी तरह का डिफ़रेंस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है। तुमको कुछ नहीं होने वाला, तुमको नॉर्मल बुखार है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद क्या है, बच्चा थोड़ा-सा रिकवर करना स्टार्ट करता है, उसका मूड लाइट होता है और अगले दिन वो थोड़ा रिकवर हो जाता है। ठीक है? तो यही है अ डेज़ वेट बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे या अर्नेस्ट हेमिंग ठीक है? तो यही था स्टोरी, एक थोड़ा-सा लास्ट में एक फन ट्विस्ट के साथ स्टोरी को एंड हुआ था। ठीक है? इसी के साथ ये वाला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप लोग का होता है खत्म, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं और कुछ इसमें बताने लायक भी नहीं है, यही है आपका स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया है, ठीक है? तो हमारे नोट्स में आप लोग को पता है जैसे कि हर चीज़ समराइज़ दिया रहता है, यहाँ पर भी देखिए एक समरी दिया है डेज़ वेट का। तो ये भी आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे आप लोग को पता है, वेबसाइट में जाना है, बुक्स फ्री बुक्स सेक्शन में निकलना है हमारे और सेमेस्टर चेक क्लिक करके जो बुक आपको चाहिए वो निकाल लीजिए। जैसे अभी आप लोग को इंग्लिश का चाहिए एंड देन जो भी सब्जेक्ट का लगे निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिनॉप्सिस भी दिया है, ठीक है? जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप सभी को समझ में आएगा और ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है? अच्छा, बिफ़ोर एंडिंग तो आप लोग को ये चीज़ बताएँगे कि मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को चैप्टर्स जो है बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, राइट? जो भी आप लोग का चैप्टर्स है, उसको अच्छे तरीके से मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है ना? तो लाइन बाय लाइन पोएम समझाया है, समराइज़ एंड एक्सप्लेनेशन दिया है डिटेल्स में पूरे स्टोरीज़ का, ठीक है? तो आप लोगों को सारा चीज़ समझ आ गया होगा, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो एमसीक्यू का क्या?
तो भैया अगर आप लोग को चैप्टर समझ में आया है तो आप लोग इजीली एमसीक्यू कर सकते हो। बट हमने किया है ये कि हमने वेबसाइट, हमारा नेक्स्ट एडू का जो वेबसाइट है, नेक्स्ट एडू का जो वेबसाइट है हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ डॉट, यहाँ पर आपको दिख रहा है नेक्स्ट एडू ऑर्ग, ठीक है? तो यहाँ पर आप वेबसाइट खोलिए, वेबसाइट खोल करके वहाँ पर आप लोग को अलग-अलग आपका इंग्लिश का एमसीक्यू का चैप्टर्स के हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक छोटा क्विज़ टाइप का मिल जाएगा। यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको नहीं करना है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करो, ठीक है? यहाँ पर आप लोग मस्त जाओ, मस्त जा करके वहाँ पर वेबसाइट खोलो, वेबसाइट खोल करके जो भी सेक्शन है आपका, ये आपका सपोज़ करो इंग्लिश का, इंग्लिश एमसीक्यू के लिए जो हम लोग क्विज़ बनाए हैं, तो सॉल्व करके आप लोग अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हो, एंड लास्ट में आप लोग को सही आंसर्स भी पता लग चल जाएगा, कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। ठीक है? तो इस तरह से आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। तो सेम फॉर स्टूडेंट्स, द स्टोलन बैसिलस, ठीक है, बाय एच जी वेल्स, ये एक स्टोरी है, स्टोलन बैसिलस। बैसिलस मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है, बैक्टीरिया को बैसिलस बोलते हैं, उसकी बात हो रही है, और इसी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है ना? तो स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है? बेसिकली स्टोरी में तीन कैरेक्टर्स है, एक है बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। एक है उसकी वाइफ, जिसका नाम होता है मिनी, ठीक है, और एक थर्ड बंदा है जिसको पहले स्ट्रेंजर बताया गया है, ठीक है? टू बी वेरी स्पेसिफिक उसको पेल फेस्ड स्ट्रेंजर बोला है, ठीक है? पेल फेस्ड स्ट्रेंजर बताया गया है, ठीक है? जो कि इनिशियली उसके लैब में आ जाता है, ठीक है? तो स्टोरी आपका यूजुअली स्टार्ट होता है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट अपना लैब में काम कर रहा होता है, ठीक है? कुछ स्लाइड्स, माइक्रोस्कोप, ग्लास वगैरह लेकर के काम कर रहा होता है। तो अचानक से एक स्ट्रेंजर वहाँ पर आ जाता है, ठीक है? अब आराम से वो आता है, वो भी आकर के मतलब देखने की कोशिश करता है कि यहाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट अपना काम कर रहा था, उसको समझ नहीं आया कौन है, क्या है, तो वो पूछता है कि आप कौन हैं एंड ऑल। तो वो जो स्ट्रेंजर था, ठीक है, बेसिकली वो एक एनार्किस्ट होता है इस स्टोरी में। एनार्किस्ट का मतलब होता है जो एक रेबेलियस काइंड ऑफ आदमी, जो अथॉरिटी के अगेंस्ट में अथॉरिटी को चैलेंज करता है, ऐसा वाला पर्सन, ठीक है। तो लेकिन वो इनिशियली खुद को इंट्रोड्यूस करता है अनदर साइंटिस्ट के तौर पे कि वो भी एक तरह का साइंटिस्ट है। तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोलता है ठीक है आइए देख लीजिए लैब वैब। तो वो आता है, देखता है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट अपना काम कर रहा होता है, तो वो भी माइक्रोस्कोप वगैरह में देखता है एंड ऑल। तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट से पूछता है कि ये तुम क्या चीज़ पे रिसर्च करो? तो बोलता है कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट को क्या था कि उसको मतलब भाई ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, चला जाए, ठीक है। तो उससे पूछ रहा था, तो वो बोला कि क्या चीज़ का बैक्टीरिया? तो बोलता है कि कॉलेरा का, ठीक है। कॉलेरा का बैक्टीरिया है, कॉलेरा बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है। बोला कॉलेरा का बैक्टीरिया है इसमें। तो वो बहुत अमेज़्ड हो जाता है वो बंदा, स्ट्रेंजर क्या अमेज़्ड हो जाता है, बोलता है कि छोटा-सा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, कॉलेरा का बैक्टीरिया है, कॉलेरा मतलब इतना खतरनाक डिज़ीज़ को बोलता है, हाँ। तो बोलता है कि तो स्ट्रेंजर बोलता है कि इससे तो मतलब पूरा दुनिया में तबाही मचाया जा सकता है। मतलब अगर मान लो इसको वाटर लाइन में डंप कर दिया जाए, तो कितना लोगों का मौत हो जाएगा। तो बोल रहा है कि हाँ, हो सकता है। तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट तो फिर न्यूक्लियर वॉर्स क्यों करता है? इसी तरह से दूसरा कंट्री का वाटर लाइन में जाकर के बैक्टीरिया वगैरह डंप क्यों नहीं कर देता? इस तरह का बात करता है, जो कि बहुत स्ट्रेंज लगता है, ठीक है? तो इनको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है बैक्टीरियोलॉजिस्ट को। तो वो बस चाहता था कि वहाँ से चला जाए, इसीलिए बोला कि हाँ, वो कॉलेरा का बैक्टीरिया है, इसको रख दीजिए। फिर उसी बीच में उसको कोई और चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? तो उस वजह से क्या होता है, वो अपना टेस्ट ट्यूब दोनों वहीं पे रख देता है। उसको नहीं पता कि वो कहाँ रखा है, वो अपनी दूसरी चीज़ पे ध्यान देने लगता है, तब तक उसकी वाइफ़ वहाँ से आती है। अब उसकी वाइफ़ को देख कर के ये जो स्ट्रेंजर था, ठीक है, वो ऑकवर्ड हो जाता है, तो वो वहाँ बहाना बना देता है कि अरे! मुझे तो 3 बजे तक कहीं और पहुँचना था, अभी तो 4 बजने वाले हैं, मैं निकल जाता हूँ। बोल करके निकल जाता है। हड़बड़ में निकलता है और निकलने के टाइम वो क्या करता है, एक टेस्ट ट्यूब उठा के वहाँ से भागने लगता है, ठीक है? लेके चला गया। बैक्टीरियोलॉजिस्ट जब देखता है कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब था, तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि आपने यहाँ कोई टेस्ट ट्यूब देखा? मैंने रखा था क्या? तो उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं, आपने तो कुछ नहीं रखा, उसे अच्छे से याद है। क्योंकि उसको पता है कि उसके हस्बैंड को थोड़ा बहुत भूलने का आदत है, ठीक है? तो बोलता है कि अच्छा नहीं है, तो वो खिड़की से जब नीचे देखता है, तो वो जो स्ट्रेंजर बंदा था, वो टेस्ट ट्यूब लेके, कॉलेरा का बैक्टीरिया वाला टेस्ट ट्यूब लेकर के वहाँ से भाग रहा होता है। वो एक कैब बुक करता है। कैब बुक करना मतलब मोबाइल से ही उबर, ओला का बात नहीं हो रहा है। पहले के टाइम पे हॉर्स रिडन कैब्स होता था, ठीक है? जैसे कि सपोज़ करो ये एक, कोई मेरा ड्राइंग पे हँसेगा नहीं, ठीक है? हम अच्छा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक घोड़ा है सपोज़ करो, ठीक है? तो ये घोड़ा है और यहाँ पर एक कार्ट जैसा रहेगा, इस पे 2 ठो चक्का, ठीक है?
तो जो भी हॉर्स रिडन कैब होता था वो वहाँ पर बुक कर लेता है, बुक करके उसको बोलता है कि इसको शहर की तरफ लेके चलो, वहाँ से भागना चालू कर देता है। अब ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोलता है, "अरे! तू मेरा बैक्टीरिया लेके चला गया है, मेरे को उस पे काम करना था, वो कोलेरा का बैक्टीरिया एंड ऑल।" वहाँ से दौड़ के भागते हुए अपना कोट-वोट छोड़ के, कोट छोड़ दिया, टोपी नहीं पहना, जो कपड़ा में काम कर रहा था वैसे ही वो वहाँ से, ठीक है, भागना चालू करता है। जो स्लीपर्स में था, मतलब जो घर में हम लोग स्लाइड्स स्लीपर्स पहनते हैं, वैसी चप्पल में भाग-दौड़ मचाने लगता है, ठीक है, और वो कार्ट के पीछे दौड़ने लगता है, ठीक है। रास्ते में वो दौड़ना चालू कर देता है, दौड़ते-दौड़ते उसका चप्पल यहाँ-वहाँ खुल गया, खाली पैर हो गया, वो दौड़ रहा है, उसको समझ नहीं आया, तो उसकी वाइफ़ देखती है कि ये साला भाग के कहाँ चला गया? उसकी वाइफ़ बोलती है कि, "अरे यार! ये मेरा आदमी पूरा का पूरा पागल हो गया है, ठीक है? बिना कोट-वोट लिए इसी के रास्ता में चप्पल पहन के दौड़ रहा है।" वो भी नीचे जाती है, ठीक है? नीचे जाकर के एक और कैब को बोलती है कि, "जो आदमी यहाँ से कोट पहन के खाली पैर दौड़ रहा है, ठीक है? बिना कोट का खाली पैर दौड़ रहा है, ठीक है? उसको पीछा करिए, ठीक है? उसके पास लेके चलिए। अब वो भी उसको फ़ॉलो करे, तो बेसिकली एक चेज़ सीन दिखाया है। जैसे मूवीज़ वगैरह में कैसा होता है फ़नी चेज़ सीन, ठीक है? तो उसी तरह का एक चेज़ सीन दिखाया है। अब जो एनार्किस्ट है, उसके पास कोलेरा का बैक्टीरिया वाला टेस्ट ट्यूब है। अब उसको लगता है कि भैया बहुत खतरनाक एकदम चीज़ उसके हाथ में है, मतलब उसके अंदर का विलन जाग रहा है कि हम सब बर्बाद कर देंगे, ठीक है? ये है, वो है, इस मेरे पास एकदम खतरनाक पावर है अभी मेरे हाथ में एंड ऑल। उसको यही सब लग रहा होता है, खुश हो रहा होता है अंदर ही अंदर। तो ये चेज़ सीन में क्या है, जब घोड़ा बहुत तेज़ से भाग रहा है, बाज़ार वगैरह के बीच से भाग रहा है, इधर-उधर मतलब जगह-जगह से भाग रहा है, तो गाड़ी क्या है, स्टेबल तो चलता नहीं है, घोड़ा गाड़ी है, टक-बक-टक-बक घोड़ा दौड़ेगा। धक्का भी ऊपर-नीचे होगा, पुराना ज़माना का रास्ता एंड ऑल। तो वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली वहाँ पर वो मतलब भाग-दौड़ की वजह से उस टेस्ट ट्यूब में से बहुत सारा बैक्टीरिया का हिस्सा बाहर गिर जाता है। मतलब उसके ऊपर, ठीक है? एनार्किस्ट के ऊपर ही बहुत सारा हिस्सा गिर जाता है एंड जो टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है? एंड जो टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें बिल्कुल थोड़ा-सा पार्ट एकदम बचा रहता है, ठीक है? तो वो अब क्या है, पीछे से बैक्टीरियोलॉजी दौड़ रहा है कि मेरा बैक्टीरिया वापस कर दो, तुम क्या कर रहे हो, ये वो, ठीक है? तो समझ नहीं आया क्या करें? उसको लगा कि अब मेरे ऊपर गिर ही चुका है। एक काम करते हैं, इसको हम पी लेते हैं। अगर हमको बर्बादी फैलाना है तो क्यों ना वो मेरे से शुरू हो। ठीक है? मतलब वो खुद को बहुत बड़ा विलेन समझ रहा है कि बैटमैन का मूवी का विलेन है या एवेंजर्स का अगेंस्ट में वो खड़ा है, ऐसा वाला चीज़। ठीक है? वो क्या करता है, टेस्ट ट्यूब खोलता है, जो बचा-कुचा फ्रेगमेंट्स है उसको पी जाता है। ठीक है? अब पी लिया तो उसको रियलाइज़ होता है कि तो हम भाग क्यों रहे हैं अब? जब हम पी लिए तो हम जितना चाहे बर्बादी कर ही सकते हैं। मेरे से अब क्या ही कर लेगा वो? मेरे से बैक्टीरिया तो छीन नहीं सकता, हम तो उसको पी चुके हैं। ठीक है? तो वो घोड़ा गाड़ी रुकवा के उतर जाता है। ठीक है? उतर जाता है, पीछे से दौड़ते-दौड़ते बैक्टीरियोलॉजिस्ट बहुत दौड़-धूप के उसके पीछे-पीछे जाकर के वहाँ पर पहुँचता है, ठीक है? वो बोलता है, "तुम क्या किया?" बोला कि, "हमने बैक्टीरिया पी लिए हैं।" वो हँसता है, एकदम इविल वाला स्माइल देकर के हँस रहा है, उसको लग रहा है कि क्या ना क्या कर दिया, कॉलेरा का बैक्टीरिया पी लिया, ठीक है? बोलता है कि, "अब हम यहाँ से इस शहर सीधा ब्रिज में सपोज़ एक ब्रिज है जो यहाँ पर शहर को जाता है, यहाँ से हम लोग वहाँ से आए हैं, ठीक है? जो भी शहर की तरफ जाएगा।" तो बोलता है कि हम अब जाके शहर में जो हम तबाही फैला देंगे, हम कॉलेरा मेरे अंदर है, अब हम जिसको भी छुएँगे उसको भी बीमारी फैल जाएगा, ठीक है? मतलब वो एनार्किस्ट है, अथॉरिटी के अगेंस्ट में, पब्लिक के अगेंस्ट में वाला टाइप आदमी है, ठीक है? तो इस तरह का आदमी है, उसको लगता है कि कितना महान काम कर रहा है वो, ठीक है? वहाँ से भाग करके शहर की ओर चला जाता है। पीछे से मिनी आती है, मिनी इसकी वाइफ़, ठीक है? मिनी उसकी वाइफ़ उसके लिए चप्पल, कोट, हैट सब लेके आती है कि भैया ये सब आप पहन लीजिए। बोली कि हुआ क्या? वो आदमी ऐसे पागल जैसा दौड़ क्यों रहा है, हँस क्यों रहा था? तो साइंटिस्ट यानी बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो बोलता है कि अरे वो एक मेरा टेस्ट ट्यूब लेके चला गया, ठीक है? में एक बैसिलस था जिस पे हम काम कर रहे थे। तो बोले कि तो ये तो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? तो बोलता है कि हाँ लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो जो टेस्ट ट्यूब लेके गया, वो तो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए हम उसको डराने के लिए चले जाए ताकि वो तो हम उसको बोले थे कि कॉलेरा का बैक्टीरिया है। लेकिन उसमें कोई खतरनाक बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है? उससे होगा क्या वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो बस एक डाई बैक्टीरिया है, DYE, जो पिगमेंट चेंज कर देता है, यानी एनिमल्स का स्किन पिगमेंटेशन में चेंज लाता है। उससे ज़्यादा कुछ उससे होता नहीं है, ठीक है? तो उसको लग रहा होगा कि वो कितना बड़ा काम कर दिया, वो कॉलेरा फैला देगा पूरा शहर में, सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन वो 2-4 जानवर को या पूरा सिटी को ब्लू कलर कर देगा, उससे ज़्यादा कुछ चेंजेस आने नहीं वाला। एक फ़नी नोट के साथ इसी तरह से स्टोरी एंड हो जाता है। उसके बाद उसकी वाइफ़ बोलती है कि लीजिए अपना कोट पकड़िए भाई, ठीक है? और चप्पल पहनिए और चलिए। तो बोलता है इतना गर्म दिन में कोट क्यों पहना? क्योंकि हम लोग को मिसेज़ जैबर से मिलने जाना है, ठीक है? इस तरह से स्टोरी को एंड कर दिया जाता है। स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि बस वो बंदा सोच रहा था कि वो कितना बड़ा विलेन बन गया है, ठीक है? सरकार को परेशान कर देगा, सिटी को परेशान कर देगा, तबाह कर देगा, कॉलेरा का बीमारी फैला देगा इधर, लेकिन वो अल्टीमेटली पिया क्या? सिर्फ़ एक डाई बैक्टीरिया, DYE डाई बैक्टीरिया,
जो कि बहुत ही फ्रेजाइल इन नेचर है, मतलब ऑलरेडी वो कमज़ोर है, ठीक है? तो उससे कुछ होगा नहीं, बस उसका स्किन पिगमेंटेशन थोड़ा-सा ब्लूइश हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ जानवरों को या बर्ड्स का फेदर्स को ब्लू कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ ये स्टोरी द स्टोलन बैसिलस एंड हो जाता है, ठीक है? तो हालाँकि ये लंबा स्टोरी है, आप लोग पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, बट हम सजेस्ट करेंगे कि अभी इतना टाइम नहीं कि आप लोग पूरा स्टोरी पढ़ो। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो, आप लोग को ये सारा चीज़ पूरा क्लियर हो गया होगा, राइट? यहाँ पर शॉर्ट समरी भी दिया हुआ है, आप लोग इसको भी पढ़ोगे तो आप लोग को ओवरऑल समझ में आ जाएगा। और एनालिसिस भी दिया है, ठीक है? यहाँ पर दिखाया जा रहा है बेसिकली कि पावर और नॉलेज जो है ना रिस्पॉन्सिबल लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि इर्रेस्पॉन्सिबल लोग के पास जाने से वो कुछ ना कुछ गलत ही करेंगे। रिस्पॉन्सिबल लोग जैसे कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट के पास हो सकता है कॉलरा का बैक्टीरिया हो उसके लैब में और होगा भी, डेफ़िनेटली होगा। लेकिन वो क्या किया, वो उसको दिखाया नहीं वो चीज़, वो सही यूज़ किया अपना नॉलेज का, उसको कोई नॉर्मल फ्रेजाइल बैक्टीरिया दिखा के बोला कि ये कॉलरा का बैक्टीरिया है। सेकंड वे में उसका कॉन्ट्रास्ट में ये दिखाया जाता है कि वो एनार्किस्ट जो है, ठीक है? वो बंदा क्या करना चाहता है, वो बंदा डिस्ट्रॉय करना चाहता है सिटी को, ठीक है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सरकार को बर्बाद करना चाहता है, ठीक है? तो उसको ज़रा-सा पावर मिला जो कि उसको पता नहीं है कि लेजिटिमेटली उसके पास पावर है कि नहीं, लेकिन वो फिर भी सोच रहा था कि वो दुनिया का सारा ताकत हासिल कर चुका है और कुछ ना कुछ बड़ा बहुत बड़ा बर्बादी फैलाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ है, बेसिकली दिखाता है कि नॉलेज जो है वो सही लोगों के पास होना चाहिए और उसको रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना चाहिए पावर के ठीक है? यही है, उसके साथ यहाँ पर है कुछ नहीं, ठीक है? इसके साथ ये चैप्टर आप लोग का होता है खत्म। आई होप हम आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझा पाए, ठीक है? चलिए, अच्छा और एक चीज़ हम बोलेंगे कि आप लोग के सिलेबस में मैंने शायद स्टार्टिंग में बोल दिया होगा कि ये चैप्टर भी इंक्लूडेड है, बट आप लोग के सिलेबस में ये चैप्टर इंट्यूशन एंड जीनियस इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है? तो आप लोग का जो भी ओवरऑल सिलेबस रह रहा है वो 5 चैप्टर्स का है। हमारे चैनल पे पाँचों चैप्टर्स अपलोडेड हैं एंड इस वीडियो में आप लोग आराम से पूरा एक साथ देख सकते हो, ठीक है? या आप लोग हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लो जिसमें सेपरेट-सेपरेट वीडियोज़ भी अपलोडेड रहेगा। वहाँ से आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप हम समझा पाए होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इस चैप्टर को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच।